वेलकम बैक। और बहुत सी खबरें आपने रात गए भी सुनी होंगी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी बातें की होंगी सॉरी। और आज के प्रोग्राम में भी हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल 2024 कैसा होने वाला है, आगे के हालात कैसे होने वाले हैं, वो भी सेकेंड आवर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल हालात और मामलात इस वक्त चल रहे हैं और उसको देखते हुए हमारा जायचा क्या निकल रहा है, पॉलिटिकल जायचा क्या निकल रहा है, और हमारे जितने भी लोग उसमें मौजूद हैं वो अपना क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इंतखाबात आने वाले हैं, इंतखाबात आने से पहले के जितने एपिसोड्स हो रहे हैं उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा और वो किस बात पर इशारा करते हैं, इसका तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अल मशरकी साहब, जो कि हमें इंग्लैंड से हमेशा ज्वाइन करते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू नुसरत। साले 9 की आपको मुबारक हो और आज पहला दिन है और आपसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। सो हामिद साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि इस वक्त जिस तरह से पीटीआई के कारकुनान के कागजाते नामजदगी को मुस्तरद किया जा रहा है और जो ये ओवरऑल एपिसोड चल रहा है और उसमें बशमूल ये जो कागजात हैं इसमें फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी भी शामिल थे और उसके लिए उनको कहा गया है कि बाकी चीज़ों के साथ साथ ये जो घड़ी वाला मामला था, क्योंकि वो भी ज़ेर बहस था और वो तमाम चीज़ें उन पर थी, इस वजह से उनके कागजात को मुस्तरद किया गया है। सो पाकिस्तान में रहते हुए, आई मीन मुझे काम करते हुए, आपको तज्जिया करते हुए, और आपकी यहाँ रिहाइश, बहुत सारे आपके भी जहन में बातें होंगी। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि और मतलब कौन सा ऐसा हमारे पास विद ड्यू रिस्पेक्ट लीडर हैं जिनके ऊपर कोई भी कभी भी केस नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसका एनालिसिस करें ओवरऑल। थैंक यू नुसरत। देखिए, मैं आपको ना ये जो जिस अंदाज में पीटीआई के सारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, इस पे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। एक बादशाह अहमद थे, उनको ना घुड़सवारी का बड़ा शौक था और जीतने का शौक था। हुआ ये कि वो उनका घोड़ा जो है ना वो लंगड़ा हो गया और उन्होंने उसी घोड़े पे जीतना था। तो उन्होंने क्या ऐलान किया कि जी सारे शहर के घोड़ों की दोनों टांगे काट दी जाए। सही, यही हुआ। अब ये अगर आप जीत ना सकें और आपको ये डर हो कि आप नहीं जीत सकते हैं, तो आप अपने लिए अगर मैदान साफ करना चाहें तो फिर इस तरह के हरबे आजमाए जाते हैं। मैं आपको सच्ची, मुझे एक दोस्त ने कहा जी कि 2018 में पता नहीं मियां साहब के साथ ज्यादती हुई थी, तो ये हुआ था, तो वो हुआ था। मैंने कहा जी मैंने तो कभी तारीख में, जैसे अभी आपने बात कही, मैंने तो कभी तारीख में ऐसे नहीं देखा किसी को मुकाबला करने से पहले ही आउट कर दिया जाए। और उसके बाद दूसरी बात, जो सबसे अहम बात ये थी, जो कहा जा रहा है कि जी ये जो कागजात नामजदगी हैं ये अदालतों में जाएंगे तो छोटे छोटे बहाने हैं और ये जनाब सारे कागजात मंजूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं और जब कानून की बात आएगी तो ये बात जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। दूसरी बात ये कि इसका नुकसान क्या होगा कि आपने एक बार फिर अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर ली और आप ये चाहेंगे कि जी अदलिया के से जो अदल के फैसले भी अगर आए तो जी कि इनको ये फैसले जो हैं ये पीटीआई को फेवर किया गया। चौथी बात ये है कि क्या पीटीआई को इस तरह आप इलेक्शन में आउट करके क्या पूरी दुनिया में जो एक तासुर है कि जी आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, दोनों पर सवालात उठेंगे कि क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। देखिए, बगैर मुकाबले के किया गया इलेक्शन से तो बहुत अच्छा है कि आप फिर नॉमिनेशंस करें और ऐलान करें इलेक्शन कमीशन के जी हम ये चाहते हैं कि को हमने आइंदा बनाना है। मैं ये समझता हूं कि हालात जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप हो, चाहे वो चेयरमैन पीटीआई हो या चाहे वो कोई भी हो, अगर उनको कानूनी तौर पर जो जिसको कानून रोकता है उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। लेकिन वहीं पर देखना होगा कि क्या नवाज शरीफ साहब के पास अहलियत का कोई सर्टिफिकेट आ गया था इलेक्शन लड़ने का? वो तो ताहियात नाअहल थे। इसी तरह बहुत सारे लोग मैं समझता हूँ जिनकी नाअहली छोटी छोटी बातों पर हुई है या जिनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। और पाकिस्तान की मौजूदा मईशत, मौजूदा सियासी हालात और पाकिस्तान का जो आइंदा आने वाले सालों में बाकी मामलात के अंदर किरदार है, उसके अंदर फ्री, फेयर और लेवल प्लेइंग इलेक्शन होने बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के इलेक्शन पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की कागजात मुस्तरद करके आपने
प्री इलेक्शन ही क्वेश्चन खड़े कर दिए, सवालात उठा दिए पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर। हामिद साहब, मैं इसके कुछ और पहलू भी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक तो ये, क्योंकि ज़ाहिर है नया साल है, अगर आप हमारे अवाम की बात करें तो अवाम में जो शऊर बेदार हो गया है, या शऊर ना भी कहें चलें, अवाम में जो एक सोच बेदार हो गई है, जिस तरह से हमारी यंगर जनरेशन जिस तरफ जा रही है, जिस तरह से छोटे मोटे मुकालमे भी उनके सामने आते हैं, क्लिप्स, आपको लगता है कि ये जो डिटोरिएशन इस वक्त हो रही है, ये जो नाइंसाफ़ी आप कह लीजिए, या जिस तरह के भी एपिसोड्स इस वक्त क्रिएट किए जा रहे हैं इलेक्शन से पहले, या हम देखते रहे हैं पिछले कुछ महीनों से जो जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए, अपने लिए हम महाज क्रिएट कर रहे हैं इन द यंगर जनरेशन और अवाम एट लार्ज की अगर हम बात करें? नुसरत, मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। आपने बहुत ही अहम जो एस्पेक्ट है, जो अहम उसका जो नुक्ता नजर है, उसको आपने समझा है। बात यह है कि देखें, हमारा जो 60% जो वोटर है वो 35 एज के अंडर आता है, ठीक है। और ये वो वोटर है जो पढ़ा लिखा शऊर वोटर है, बाशऊर वोटर, और ये गांव में रहता हो या कहीं भी रहता हो, वो ये सब चीजें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्लोजली देखते हैं। और अगर मैं बार बार एक ही बात करता हूं कि अगर हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि पुलिस से के ऊपर से निजाम, पुलिस के निजाम से हमारा अवाम का एतमाद खत्म हो गया। अदलिया, इलेक्शन कमीशन, बाकी इदारे, अगर इन सब से हम अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जमहूरियत से एतमाद खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? मुल्क के अंदर परेशान कुन सूरत हाल होगी। देखें, किसी भी सिस्टम के अंदर हम ये बात जानते हैं कि कुछ भी हो, जमहूरियत का तसलसल और तवातुर रहना बड़ा जरूरी है, और तवातुर सिर्फ आबाद से मुमकिन है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के हथकंडे या इस तरह के जो तरीके आजमाए जाते हैं, उसके अंदर अवाम में मायूसी फैलती है, और जो मायूसी होती है वो फिर मनफी रुझानात को जो है वो बढ़ावा देती है, और उसके बाद मायूसी जो है वो बहुत सारे मुश्किलात को इंसान के अंदर और माशरे के अंदर पैदा करती है। मैं ये समझता हूँ कि इसको देखना होगा, और अहले मुक्तदर हलकों को देखना होगा कि किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर कि जी उसको मैदान साफ मिले, वो मैदान इस तरह साफ करके ना दें कि वो जो अवाम का जमहूरियत पर और इलेक्शन सिस्टम पर एतमाद ही खत्म हो, और प्रेसिडेंट भी गलत कायम हो जाएगी ना। आगे के वक्तों में ये प्रेसिडेंट यूज हो सकेगी कि भाई पहले भी ऐसे वक्तों में जी अहलियत नाअहली हो गई थी सारी जिंदगी के लिए, वो वापस आए तो उसको अंडू कर दिया। तो ये तो आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना, वो तो फिर वही कानून की किताबों में भी उसी तरह जाके प्रेसिडेंट देखी जाती है कि जी ये वाकया हुआ था, ये तमाम चीजें हुई थी, तो ये वही सेट कर दी जाएगी। बिल्कुल, और ऐसा प्रेसिडेंट जिसकी कोई कानूनी बुनियाद ना हो, जिसकी कोई कानून जस्टिफिकेशन ना करता हो। और वही जो मैंने आपसे कहा कि अगर बादशाह सलामत के मूड के ऊपर चलना है, अगर बादशाह सलामत के हुक्म के ऊपर चलना है, या उनकी ख्वाहिशात के ऊपर चलना है कि मेरे लिए मैदान साफ कर दिया जाए, तो खुदारा फिर इसको इलेक्शन का नाम ना दें, इसको कुछ और नाम दें। अवाम और बाकी दुनिया को, जो बाकी दुनिया के इदारे जिन्होंने आके आपके इलेक्शन को मॉनिटर करना है, वो कैसे मॉनिटर करेंगे जब वो देखेंगे कि सूरत हाल ही कुछ और बना दी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, और इसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की है, और इसको ठीक करने की वाहिद उम्मीद जो है वो पाकिस्तान की अदालतें, ट्राइब्यूनल नजर आ रहे हैं, चाहे वो सूबाई ट्राइब्यूनल हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो। लेकिन अदालतों पर इतना वजन ना डालें कि वो अपने इतना वजन ना सहार सके, इतना वजन ना वो बर्दाश्त कर सके। सो मैं समझता हूँ कि सिस्टम जी हामिद साहब, मुझे रह रह के, अल्लाह ना करे, लेकिन रह रह के मेरे जहन में श्रीलंका की मिसाल आती है। श्रीलंका जबकि हमसे बहुत बेहतर मुल्क, हमने तो यही पाया कि बहुत बेहतर था और बहुत सारी चीज़ें थी जब उनका डिफ़ॉल्ट का टाइम आया, उससे पहले की भी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब उनका डिफ़ॉल्ट का टाइम आया तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा थे उनकी गिरबान पर आवाम के हाथ थे। तो ऐसा मुल्क जहाँ पर डिसिप्लिन था, जहाँ के लोग बेहतर थे, उनका ये हाल था। पाकिस्तान में क्योंकि हम उस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि हम घरों से निकलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें तोड़फोड़ करते हैं, जिस तरह लोग बाहर निकल जाते हैं और जिस तरह इश्तियाल अंगेजी होती है, इट इज़ नॉट न्यू फॉर पाकिस्तान।
تو اس بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئے اگر سب کہ وہ لوگ بھی نکلنا شروع ہو گئے اور وہ لوگ بھی نکلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بعد بہت سے وہ لوگ بھی جو گھروں میں رہا کرتے تھے جب پالیٹکس کی باتیں ہوتی تھی they were also on the roads. سو جب یہ ہمارے اندر چیز موجود ہے یہ ٹینڈنسی موجود ہے تو اٹ کوڈ لیڈ ٹو ویری ڈیمیجنگ افیکٹس آلسو. دیکھیے ابھی جو آپ نے بات کہی نا اس کے اندر سب سے ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ سری لنکا کے اندر عوام کا جو بوائلنگ پوائنٹ تھا اس سب کے باوجود they have 90% ایجوکیشن ریٹ. جی سری لنکا کا جو تعلیم کا ریٹ ہے وہ 90% سے زیادہ ہے. بالکل. پھر بھی عوام کا جو جوش اور عوام کا جو غصہ تھا وہ کسی کے قابو میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر اگر یہ بوائلنگ پوائنٹ اس جگہ پر چلا گیا تو پاکستان میں تو ایجوکیشن ریٹ ہے 16%. اور پھر جو غیر تعلیم یافتہ بکھرا ہوا شخص ہوگا وہ کیا کرے گا؟ بہت خطرناک صورتحال ہے. ہم جب سری لنکا سے یا دوسرے کسی بھی ملک سے مثال دیتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس ملک کے اندر تو ایجوکیشن ریٹ تھا تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوا اور وہ جس کو ہیں کہ معاملے کو سنبھال لیا گیا. پاکستان کے اندر تو ایجوکیشن ریٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو پاورٹی لیول ہے وہ اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انتہا سے زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت آپ کچھ بھی کہہ لیں غصہ کہہ لیں فرسٹریشن کہہ لیں. دیکھیں آج محکمہ اداریہ شماریات کی رپورٹ آئی ہے پاکستان میں 48 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. 48 سال کا. جی آج آپ محکمہ ادارے شماریات کی رپورٹ پڑھیں آج آئی ہے نئے سال پر 38% 38.4% انفلیشن ہے مہنگائی ہے. پچھلے 2 ماہ میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے 31% ا منتھ. ٹھیک ہے. یہ 2 ماہ میں نگران حکومت کی ہم سمجھ رہے ہیں نا پیٹرول سستا ہو گیا پاؤنڈ ڈالر نیچے آ گیا. آپ ادارہ شماریات کی رپورٹ پڑھیں اسٹاک ایکسچینج کچھ کہہ رہی ہے اور حقیقت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 31% مہنگائی منتھلی ہو رہی ہے. 38% پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے. محکمہ شماریات پاکستان کی رپورٹ ہے. اس سب صورتحال کے اندر پس کون رہا ہے؟ وہ جس سے مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا بکھرا ہوا انقلاب ہوگا جس کو روکنا مشکل ہوگا. واحد حل یہ ہے کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ آنے والی قوت کوئی بھی ہو وہ بہتر فیصلے کر سکے عوام کی حمایت اور سپورٹ کے ساتھ. اچھا ایک اور بات بتائیے حامد صاحب کہ یہ جس طرح سے ابھی معاملات ہو رہے ہیں کچھ اینالسٹ نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ تمام ایپیسوڈ اس لیے ہوا ہے کاغذات کے حوالے سے تاکہ الیکشن ڈیٹ میں توسیع ہو سکے. اب ظاہر ہے وہ کورٹ میں جائیں گے باقی تمام چیزیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے الیکشن کی ڈیٹ آگے بڑھ جائے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے اور اس کا بھی پھر تمام جو برڈن ہے وہ آئے گا پی ٹی آئی پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ الیکشن کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. قانون کے اندر یہ اپیلوں کے لیے 4 دن ہوتے ہیں. 10 جنوری تک یہ سارے فیصلے ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر 10 جنوری تک اتنے فیصلے نہ ہوئے جو کہ پی ٹی آئی کو لگے یا کوئی بھی وجہ سے تو بھی 14 جنوری جو ہے وہ سپریم کورٹ اس ڈیٹ تک فیصلے کر سکتا ہے جتنے بھی کاغذات نامزدگی نامنظور ہوئے ہیں. یہ کوئی اتنے بھی نہیں ہے کہ اس کو بہانا. اور اگر الیکشن کو ڈیلے کرنا مقصود ہے تو اس کی ایک ہی وجہ سکتی ہے کہ وہ ان کو وہی خوف ہے کہ انہوں نے جیت نہیں سکتے وہ تمام گھوڑے لنگڑے نہیں کر سکے جن کی وجہ سے ان کا گھوڑا جیت جاتا. تو یہ تو ہو سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کرنا اس وقت ناممکن نظر آتا ہے. اور وہیں پر اسی لیے ان کو ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بات بتاتا چلوں کہ جب پچھلے سال الیکشن ہوئے جب ضمنی انتخابات ہوئے حمزہ شہباز پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے 20 سیٹوں کے اوپر ان کو صرف 16 سیٹیں چاہیے تھی. ان کو 16 سیٹیں نہیں ملی 17 سیٹیں پی ٹی آئی نکال گئی. تمام تر ریاستی یا جو پاکستان میں روایتی طور پر ہوتا ہے کہ حکومت جو پاور ہے وہ اپنی مشینری استعمال کرتی ہے. تو اگر ویسے ہی رزلٹ ایک بار پھر آ گئے اور عوام آ گئی تو پھر کوئی سی بھی طرح مینج نہیں ہو پائے گا. تو اس خوف کی وجہ سے اگر الیکشن آگے کر دیں تو ہو سکتا ہے ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن آگے کرنے کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ حامد المشرقی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تھینک یو سو مچ. اور ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں نوجوانوں کی بار بہت بات ہو رہی ہے تو نوجوانوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے لیکن دونوں طرف سے بات کریں گے. دونوں طرف سے کیسے بات کریں گے یہ آپ کو بتاؤں گی آفٹر دی بریک.